नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार उड़ान में। डियर फ्रेंड, जैसा कि टीम के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश कांस्टेबल री एग्जाम 60,244 के लिए जो एग्जाम प्रो टीम यानी विवेक सर के द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट महाभारत कॉम्बो पैक लॉन्च किया गया है, उसको कराया जा रहा है। इससे पहले संपूर्ण स्टैटिस्टिक्स के एक वीडियो में कवर कर लिया गया है। साथ ही में एक वीडियो में आपके एमसीक्यू करवाए गए उत्तर प्रदेश पुलिस के, यानी 2 वीडियो में आपके उत्तर प्रदेश जीके पूरा कवर हुआ है एक वीडियो में, और एक वीडियो में आपका पूरा स्टैटिक्स जीके को कवर किया गया। लगभग 60 टॉपिक हैं और 60 टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करने का काम किया गया। आज हम हिंदी के लगभग सारे टॉपिक को मात्र एक वीडियो में कवर करने वाले हैं, और ये जो क्लास होगी लगभग 35 से 35 मिनट की क्लास होगी। तो आइए सेशंस को शुरू करते हैं दोस्त, और पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। टॉपिक वाइज होगा, हर टॉपिक से आपके 30-30 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन रखे गए हैं। आइए सेशंस को शुरू करते हैं। चलिए दोस्त, स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका और पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इनमें से कौन सी भाषा है, जो पहला है इसका प्रश्न का आंसर से बताना है कि कौन सी जो भाषा है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। माय डियर, मैंने पहले भी कहा था आपको, आज वीडियो आप देख लीजिएगा, स्टैटिक जीके वाले में भी बताया था हमने, और यूपी जीके का जब क्लास लिया था उसमें भी मैंने बताया था कि जुलाई के लास्ट वीक में आपका एग्जाम डेट आ जाएगा, और आ गया दोस्त। ठीक है, तो इतना विश्वास रखिए, जबरदस्त तरीके से पूछा गया देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर से बताना है, पहले का आंसर से बताना है, और इसमें कईयों के चीथड़े उड़ने वाले हैं। ठीक है, भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जबरदस्त प्रश्न है, तो आपको भाषा भी पढ़ के जाना है। ए ऑप्शन से ज्यादा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मराठी है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर दोस्त। दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली, किसकी बात की जा रही है? छत्तीसगढ़ी बोली निम्नलिखित में से किस हिंदी बोली की है, यानी जो छत्तीसगढ़ी है किसके अंतर्गत आती है। चलिए दूसरे का आंसर से बताना है माय डियर। जबरदस्त प्रश्न है और आंसर से बताना दूसरे का। चलिए ठीक है, तो आपका जो आता है छत्तीसगढ़ी वो किसके अंतर्गत आता है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? पूर्वी। ABC याद रखना है, यानी अवधी, बाघेली और छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आएगा? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है स्क्रीन पर, जबरदस्त प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली है? इसमें में से कौन सी पश्चिमी की हिंदी की बोली नहीं है दोस्त, पूछा गया। नहीं का ध्यान रखना है, इसमें कौन सी पश्चिमी बोली की हिंदी नहीं है पूछा गया। ठीक है, तो अभी मैंने बताया अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी के होते हैं, तो डी ऑप्शन से सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बघेली है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है माय डियर कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। चलिए 4 का आंसर से बताना है, तो 343 से ठीक है 351 तक राजभाषा का प्रावधान रखा गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्त, आपके पास समय नहीं है कि आप 50 क्लासों को ले पाए। सबसे पहले कहीं भी कोई चीज़ या फ्री मिले या आपको पेड मिले, आपको दोस्त कोई कोर्स अभी नहीं खरीदना 25 दिन के लिए, क्योंकि इतनी वीडियो पड़ी होगी आप परेशान हो जाएंगे। सिर्फ आप क्या करिए, सेल्फ तैयारी करिए, और कोई भी किसी भी टॉपिक से कोई तरीका फंस रहा है, जैसे आप रीजनिंग के कोई चैप्टर से नहीं लगा पा रहे हैं, तो उसको जाके यूट्यूब पे बस 10 से 15 मिनट शॉर्ट देख लीजिए, जहां से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। 5वें का आंसर से बताना है भाई क्या है? हिंदी भाषा के विकास के सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास के बारे में पूछा गया है, और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में इस बार भी आए थे। 5वें का आंसर से बताना है, तो सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आएगा अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद पाली, पाली के बाद प्रकृत, प्रकृत के बाद हिंदी आएगा। सबसे पहले अपभ्रंश, इसमें सबसे पहले अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद पाली, पाली के बाद प्रकृत, और प्रकृत के बाद हिंदी। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, छठे प्रश्न की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? क्या पूछा? बिहारी हिंदी से नहीं है, ये आपको बताना है। इनमें से किसका संबंध? छठे का आंसर से बताना कि बिहारी हिंदी से नहीं है। जबरदस्त प्रश्न है, तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? पता होगा, जो अवधी है इसका संबंध नहीं है, क्योंकि अवधी आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की
पुनर्संरचना की गई थी। ठीक है, 7वें का आंसर से बताना तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 8वें का आंसर बताना है, ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक है? तो ब्रज का प्रयोग काव्य के रूप में ज्यादा किया जाता है, यानी काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुई है? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति के बारे में पूछा है, तो किस अपभ्रंश से हुई है? आपका 9वां प्रश्न है और 9वें का आंसर क्या हो जाएगा भाई? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। 10वें का आंसर से बताना है। ठीक है, हिंदी निम्नलिखित में से किस भाषीय परिवार की है? परिवार की भाषा है, तो ये आपके भारोपीय परिवार की भाषा है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे प्रश्न पूछा कि देवनागरी लिपि का विकास निम्नलिखित में से किस लिपि से हुआ है? जो देवनागरी लिपि है इसका विकास किससे हुआ है? 11वें का आंसर बता रहे हैं, तो भाई देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि 12वां प्रश्न की अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किस लिपि से हुआ है? ठीक है, सबसे ज्यादा किस लिपि से भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है आपको बताना है। 12वें का आंसर बताना है मेरे दोस्त, और 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है भाई 13वां प्रश्न है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की बात की जा रही है, किस स्थान पर हुआ था? 13वां पूछा किस स्थान पर हुआ था, तो भाई नागपुर के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है कि 2018 में आयोजित होने वाला 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? 14 नंबर प्रश्न का आंसर है तो ये मॉरिशस के अंदर किया गया था। देखिए दोस्त, आज आप ये भी जान पाएंगे कि किस टॉपिक में हमारा जो है वो परफॉर्मेंस गलत जा रहा है या हमारे क्वेश्चन सब ज्यादा गलत जा रहे हैं, उस टॉपिक को आपको ध्यान दे देना है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए स्क्रीन पर 15वां क्वेश्चन आ गया कि विश्व हिंदी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस की जब बात करेगा तो कितने तारीख को मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्त? 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात जब करेगा तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम क्या है? देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम आपसे पूछा, 16 का आंसर से बताना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आई, फिर आपकी गुप्त लिपि आई, फिर नागरी लिपि आई, और नागरी के बाद देवनागरी आई, नागरी के बाद देवनागरी आई, नागरी के बाद कौन सी आई? देवनागरी आई। आगे प्रश्न फिर पूछ लिया गया कि हिंदी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस की बात की जा रही है, 17 का आंसर आपको बताना है, तो जनवरी 10 दिया नहीं गया, तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि इसी वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेंगे कि क्वेश्चंस आपको रट जाएगा और पेपर में सीधा आपको ऑप्शन सी दिखेगा, बाकी जो सही होगा वही दिखेगा। ठीक है, 18 की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। भाई पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमने पहले बताया ABC आता है, तो मगही नहीं आएगा। M की बात की नहीं गई तो मगही नहीं आएगा, मगही आपका बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न की बात की कि अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जो अवधी है ये आर्ध मागधी से हुई है, क्योंकि जितनी भी पूर्वी हिंदियां हैं जैसे आपका अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सारे के सारे आर्ध मागधी, ठीक है, अपभ्रंश से विकसित हुए हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। 20 नंबर प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? ठीक है, तो किस अनुच्छेद में कहा गया? 20 का आंसर से बताना, 343 में कहा गया। आगे बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न की, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति बात की जा रही है। जब मूल उत्पत्ति की बात करेगा 21 का आंसर से बताना मेरे दोस्त, तो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, 21 का तो सौरसेनी अपभ्रंश मानी जाती है। ठीक है, कौन सी अपभ्रंश मानी जाती है? सौरसेनी अपभ्रंश मानी जाती है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न दिया गया 22 नंबर प्रश्न है, क्या दिया गया प्रश्न कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। ये भाषा कौन सी है 22 का आंसर बताना है दोस्तों। और 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है 22 का आंसर क्या हो जाएगा, अपभ्रंश हो जाएगा। हिंदी के विकास को जो प्रदान किया था, किसने प्रदान किया था, अपभ्रंश ने प्रदान किया था। तो 22 का हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला 23 का आंसर से बताना है कि हिंदुस्तान, ठीक है हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है ये आपको बताना है 23 का आंसर। और 23 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हिंदी उर्दू मिश्रित। आगे बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली आर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं है, अपभ्रंश से निकली है, ठीक है कौन सी, तो बघेली हो जाएगा, ठीक है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। आगे बात करते हैं अगला 25 नंबर प्रश्न, इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है, किसकी राजभाषा हिंदी नहीं है। 25 का आंसर बताना है माय डियर, तो ए हो जाएगा असम। बाकी छत्तीसगढ़ में हिंदी राजभाषा है, हिमाचल प्रदेश हिंदी राजभाषा, झारखंड हिंदी राजभाषा, जबकि असम की नहीं है। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, तो भोजपुरी नहीं आती है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। 27, 28, 29 को देख सकते हैं कि भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का स्वरूप क्या है, ठीक है तो राजभाषा है। आगे बात करते हैं कि 28 नंबर प्रश्न है, 28 नंबर भाषा की विशेषता में शामिल है, क्या शामिल है भाषा की विशेषता में। 28 का आंसर डी हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है उपरोक्त सभी शामिल है। अगले है 29 नंबर की देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, कौन सी इसमें में से देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है तो आपको आंसर बताना है माय डियर। 29 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, नेपाली आपको नहीं दिख रही होगी, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले टॉपिक पर दोस्त। अब बात करते हैं वर्णमाला। अगला टॉपिक वर्णमाला है माय डियर, एक पेन लेकर जरूर बैठिए। जैसे आप वर्णमाला में जब शुरू करूं तो आपको वर्णमाला टॉपिक डाल देना है, उसके बाद केवल गलत को टिक करना है कि कितने क्वेश्चंस गलत गए। लास्ट में मैं बताऊंगा कितने क्वेश्चंस वर्णमाला से आपके थे। जैसे आपके हिंदी भाषा और विकास से कितने थे, तो वो आपके 29 क्वेश्चन थे। आगे बात करते हैं कि वर्णमाला से आपके कितने क्वेश्चन होंगे, तो वर्णमाला से आपके टोटल 48 क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें 40 से ऊपर कराया जाएगा। अब बात करते हैं अनुनासिक का संबंध किससे है। अनुनासिक पहला प्रश्न है वर्णमाला से कि अनुनासिक का संबंध किससे है। जबरदस्त प्रश्न, और पहले का आंसर क्या बताना है भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा। अनुमीस होता है मुख और नासिक मीस होता है नाक, तो जिसका नाक और मुख दोनों से संबंध है उसको अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है सी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा बताया गया कि टा वर्ग का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। टा वर्ग की बात की जा रही है, तो टा वर्ग के लिए कंठ ताल मूर्धा, ठीक है या मठ आप याद करिए, ठीक है तो टा वर्ग आ जाएगा मूर्धा के अंतर्गत, यानी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे का भी क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं तीसरे की बात की जा रही कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, लघुत्तम इकाई यानी सबसे छोटी इकाई पूछा है बट सार्थक लगा दिया है, तो वर्ण सार्थक नहीं होता, ठीक है क्या हो जाएगा तीसरे का आंसर बताना है माय डियर, और तीसरे का हो जाएगा शब्द। सार्थक इकाई सबसे छोटी क्या होती है, शब्द होती है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ चुके हैं। चौथा प्रश्न आपका है कि भाषा के निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। सही अनुक्रम की बात की जा रही है। जबरदस्त प्रश्न और आंसर से बताना है। चलिए चौथे का आंसर बताना है, क्या हो जाएगा, तो चौथे का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। पहले ध्वनि, ध्वनि कह लीजिए या वर्ण कह लीजिए, फिर शब्द बनेगा, शब्द के बाद पद बनेगा, पद के बाद वाक्य बनेगा, तो ध्वनि शब्द पद वाक्य। रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे बात करते हैं पांचवें का बताना है कि निम्नलिखित में ऐसे कौन सा पक्ष स्वर है, ठीक है। स्वर तीन प्रकार के, अग्र स्वर, ठीक है मध्य स्वर और पक्ष स्वर, ठीक है जी हाँ के आधार पर। तो बताना है पक्ष स्वर कौन सा है। पांचवें का आंसर से बताना है माय डियर कि पक्ष स्वर कौन सा है। चलिए तो पांचवें का डी ऑप्शन हो जाएगा भाई, पक्ष स्वर आ, बाकी ये तो स्वर है ही नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं छठे का आंसर से बताना है निम्नलिखित में से किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है पार्श्विक व्यंजन कौन सा इसमें बताना है, पार्श्विक व्यंजन छठवें का आंसर से बताना है। चलिए जबरदस्त प्रश्न है, छठवें का आंसर से बताना है, ठीक है तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। छठवें का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी जो ला है ये पार्श्विक व्यंजन होता है। देखिए दोस्त सारे के सारे कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो यूपी पुलिस से रिलेटेड हो और आपके टेलीग्राम पे ना उपलब्ध हो। तो उड़ान सफलता की और हिंदी में आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, वहां से सारे बुक और जितने भी नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छे अच्छे कोचिंगों के नोट्स वहां से मिलने वाले हैं आपको, हैंड राइटिंग बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो वहां जरूर आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। आगे बात कर
करते हैं 7वें की बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण है। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है, ठीक है, दूसरा व चौथा वर्ण होता है। और प्लस में जितने भी आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत तीनों सा और आपका हा आता है। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 7वें का क्या आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 7वें का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। चलिए बिल्कुल फास्ट तरीके से करना है। छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, बिल्कुल तो आंसर बताना है। 8वें का छह ध्वनि किसके अंतर्गत आएगी भाई, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आएगी। अंतस्थ वर्ण बताना है इसमें कौन सा होता है, अंतस्थ वर्ण कौन सा होता है, तो यारा लावा होता है। अर्धस्वर किसे कहते हैं, यहां फंसने वाले हैं आप, अर्धस्वर की बात कर लिया है। अर्धस्वर कौन सा है, जबरदस्त प्रश्न है और एक ही क्वेश्चन होगा जो आपको पीछे ले जाएगा लाखों से, ठीक है। अर्धस्वर की बात की जा रही है, 10 का आंसर बताना है भाई, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ई और ऊ जो होता है ये अर्धस्वर के अंतर्गत आता है। अगला है 11वां, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, ठीक है। सा जो है ये मूर्धन्य के अंतर्गत आता है क्या, इसमें बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। चलिए आंसर्स आपको बताना है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। 11वें का आंसर्स क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा। जो ये वाला सा है ये आपका दंत के अंतर्गत आता है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अब थ्योरी की क्लास आएगी उसमें आप कवर कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगर नहीं सही जा रहा है तो वर्णमाला को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चंस पर आ चुके हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है भाई, तो स्पर्श व्यंजन का उदाहरण आपसे पूछा कि इनमें से कौन है, ताथा दाधा ना हो जाएगा क्या, ठीक है। जबरदस्त प्रश्न है तो यही हो जाएगा ताथा दाधा ना। ये आपके ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे, ये आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो गया, सी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न पूछा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो शायद वर्ण होती होगी, 100% वर्ण होती है। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया कि कंठ ध्वनिया कौन सी है, तो आपका काखा जो है ये आपकी कंठ ध्वनिया के अंतर्गत आती है। 23 नंबर प्रश्न पूछा छा ध्वनि का उच्चारण होता है, जो छा ध्वनि है इसका उच्चारण कहाँ से होता है, ठीक है। तो आपको क्या याद करना है, तच याद करना है, चा छा जा झा, तच का मतलब हो जाएगा तालु से होता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया 24 नंबर प्रश्न की संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसमें में से आपसे पूछा गया कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आंसर्स को टिक कर चुके होंगे, कौन सा इसमें में से नहीं है आपको पूछा गया है, तो बी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा, 24 का बी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा 25 नंबर की तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन इनमें से कौन सा है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि तच याद करना है, चा छा जा झा इया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माय डियर, 25 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर्स को टिक कर चुके होंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न 26 नंबर है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर में भी अधिक समय लगता है, यानी दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता होगा तो प्लुप्त स्वर में लगता होगा, ठीक है। देखिए अब समय नहीं है इसलिए मैं फास्ट करा रहा हूं दोस्त, एक टॉपिक नहीं है, हिंदी के सारे टॉपिक एक वीडियो में कवर होने हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर यहां दिक्कत हो रहा है दोबारा फिर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए 27 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। क्या पूछा कि दंत ध्वनि कौन सी है, इसमें में से दंत ध्वनि आपको बताना है कि कौन सी है, ठीक है। 27 का आंसर आपको बताना है, तो 27 का आंसर दंत ध्वनि बताना आपको कौन सा है। चलिए इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। दंत ध्वनि आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि दंत ध्वनि कौन सी है, ठीक है। ला हो जाएगी, तुम बता चुके कमेंट बॉक्स में, तुम्हें कमेंट करना ही नहीं दोस्त, ठीक है। बस क्या है, अगर किसी का बड़ा चैनल हो, आपको कुछ भी पढ़ा है उसको आपको पूरे रात दिन फॉलो ही करना है, ठीक है। जहां सुई काम आ जाती वहीं भाला कभी कभी काम नहीं आता, ये चीज आपको सत्य साबित होगी, पहले मैं बता चुका हूं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न 28 नंबर है कि यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन है। यारा लावा आपको पहले बता चुका कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। अगला 29 नंबर प्रश्न की छह का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो जिससे मिलकर बना होता है, देखो का और किससे मिलकर बना होता है, स्रा से मिलकर बना होता है, तो पहले का आएगा, तो का के बाद ही तो आपका छा आएगा, यानी आपका ए ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। 29 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न में कि कौन सा शब्द में रा व्यंजन नहीं है, इसमें कौन से में रा व्यंजन नहीं है, जबरदस्त प्रश्न है। चलिए
30 का आंसर से बताना है। देखिए तो ये भैया ऋढ़ी की मात्रा लगी है, जब ये वाली लगती है ना, ये वाली नीचे वाली, तो ऋढ़ी की मात्रा, ये रा की मात्रा नहीं है। डी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसे लगे, ठीक है, ऐसे लगे या ऐसे लगे, ये आपकी रा की मात्रा होते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है 31 नंबर क्वेश्चन का कि ई, छोटी ई, बड़ी ई और चा के जितने वर्ग हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं। 31 का आंसर तो इचू नाम क्या बताया जाता है। 31 का आंसर, जो सूत्र याद होंगे तो पता होगा। 31 का आंसर बताना माय डियर, और 31 का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी तालव्य व्यंजन हो जाएंगे। आगे बात करते हैं 32 में कौन सा अनुनासिकता है। ठीक है, अनुनासिकता है 32 का आंसर से बताना माय डियर। थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, सी ऑप्शन हो जाएगा केटली, ये थोड़ा सा अलग का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और ताल दोनों है। कंठ ताल दोनों हो जाएगा, कंठ ताल दोनों हो जाएगा, तो आ और ई मिलके बनेंगे क्या, ठीक है, बी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। 33 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से व्यंजन संघर्षी है, कौन सा व्यंजन संघर्षी है। 34 का आंसर बताना। चलिए तो ये ऑप्शन हो जाएगा हाँ। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। बस 35 ही क्वेश्चंस कराए जाएंगे इस टॉपिक में। अनुसार किसका कार्य करता है। 35 नंबर क्वेश्चंस का आंसर से बताना है भाई, तो ये पंचम वर्ण का काम करता है। आगे बात करते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक आपके वर्तनी। तो आपके वर्णमाला से 35 क्वेश्चन थे, कितने आपके सही गए। ठीक है, ये आपको अगर 3-4 गलत जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 5 से ज़्यादा ऊपर संख्या तो आप एक बार वर्णमाला के जिस टॉपिक पे, यानी जिस पॉइंट पे फंसे उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है आपका वर्तनी से, और वर्तनी से भी आते हैं। देखिए किसी से आपके, किसी टॉपिक से आपके 20 क्वेश्चन लिए गए हैं, तो किसी टॉपिक से आपके 35 क्वेश्चन हैं, बस आपका 40 से किसी में ज़्यादा नहीं करा जाएगा। आगे बात करते हैं अगला। 1 नंबर प्रश्न क्या है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी आपको चयन करना है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया कि भैया जो ज्योत्सना है इसका सही वर्तनी कौन सा है। 1 नंबर प्रश्न का आंसर्स बताना है। चलिए जबरदस्त प्रश्न है और आंसर्स बताना है पहले का। इसमें टोटल 30 प्रश्न है और 30 कराए जाएंगे क्योंकि वर्तनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, जो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखना क्या मेरे दोस्त, देखना यही है। ठीक है, ता और आधा सा होगा, ता आधा सा होगा, यही चीज़ को देखना है। बस ये चीज़ जानोगे कि ज्योत्सना में आधा ता फिर आधा सा होगा, उसके बाद होगा सारी चीज़ें। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है। इसमें शुद्ध कौन सा लिखा ये आपसे पूछा गया है। चलिए 2 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है कौन सा शुद्ध है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। दूसरे का जो अभ्यर्थना है ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इनमें से बताना है आपको 3 नंबर प्रश्न का आंसर कि अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है। अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है। ठीक है, चलिए अशुद्ध वर्तनी, तो भैया ये प्रदर्शनी गलत तरीके से लिखा गया, तो सी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्नी का मात्रा नहीं होगा, इसको हटा दिया जाएगा, मात्रा को प्रदर्शनी सीधा लिखा जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही आपसे पूछा है, सॉरी प्रदर्शनी सही लिखा है। ठीक है, अशुद्ध आपसे पूछा है, अनाधिकार गलत तरीके से लिखा है क्योंकि अनअधिकार होता है, प्रदर्शनी सही लिखा है, अनअधिकार होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अशुद्ध क्या लिखा है मेरे दोस्त, अनाधिकार, अनाधिकार नहीं होता अनअधिकार, ये मात्रा गलत लगा दिया इन्होंने। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं चौथे पर, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता। कौन सा मंत्रिमंडल इसमें सही तरीके से लिखा है ये आपको बताना है। चलिए चौथे का आंसर से बताना, और चौथे का आंसर क्या हो सकेगा भाई, मंत्रिमंडल में ई, छोटी ई का मात्रा होता है। ठीक है, मंत्रिमंडल में आपका तो सी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां प्रश्न है कि भैया जो ये आपका है इसमें भी आपको बताना है कि इसका जो है ये अंडरलाइन जो है इसका शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए जबरदस्त प्रश्न है और आंसर से बताना है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए 5वें का आंसर से बताना है तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठे का बताना है कि भाई जो ये अंडरलाइन है इसका सही वर्तनी क्या हो जाएगा। ठीक है, सही वर्तनी क्या होगा, वर्तनी ही तो बताना है, तो जो अंडरलाइन है इसका सही वर्तनी क्या हो जाएगा, छठे का आंसर से बताना है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए
आंसर्स आपको बताना, छठे का आंसर्स क्या हो जाएगा, तो छठे का आंसर्स हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं 7वें क्वेश्चन का। इसमें भी क्या है, सही वर्तनी बताना है, इसका जो अंडरलाइन किया गया है, सही वर्तनी क्या हो जाएगा। चलिए 7वें का आंसर्स बताना है कि सही वर्तनी क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 8वें प्रश्न की, कि 8वें प्रश्न का आंसर्स बताना है आपको, जो ये है इसका सही वर्तनी क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है, 8वें का आंसर्स बताना है माय डियर। ठीक है, तो 8वें का आंसर हो जाएगा अन्यो आश्रित होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 9वें प्रश्न की बात की जा रही है, 9वां प्रश्न आ चुका है। आंसर इसका बताना है कि इनमें से जिजीविसा का जो शुद्ध रूप है वो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल आपके लिए समय भी दिया जा रहा है, क्योंकि जहां ट्रिपल क्वेश्चंस होंगे वहां थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा जिजीविसा। ये दोनों मात्रा जैसे वाल्मीकि लिखा जाता है ना, तो ये दोनों मात्रा एक दूसरे की तरफ चिपके रहेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं 10वें का आंसर बताना है। इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बताना है कि कौन सा शुद्ध वर्तनी है। चलिए जबरदस्त प्रश्न है, और 10वें का आंसर बताना माय डियर कि 10वें का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अजीब तरीके से शब्द ही लिखा है, डी ऑप्शन हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं 11वें का आंसर बताना है। ठीक है, 11वें का आंसर बताना है। देखिए पेपर में आपको माय डियर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, यही इसी सीरीज से, क्योंकि ये एग्जामपुर की पूरी टीम ने मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और मैं बता दूं कि क्लास को तैयार करना दूसरी बात है, एग्जामपुर जब आप क्लास लेते हैं वो क्लास दूसरी चीज़ है, लेकिन अगर कोई किताब तैयार करता है, चाहे जो भी पब्लिकेशन हो दोस्त, वो जी जान लगा के तैयार करता है, क्योंकि किताब बदलती नहीं है। क्लास में बता सकते हैं अगर कोई गलती हुई, लेकिन अगर कोई किताब तैयार की जा रही है, कोई बुक तैयार किया जा रहा है, तो उसके लिए मेहनत की जाती है टीम के द्वारा। ठीक है, चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर, इसीलिए किताब पढ़ के हो जाता है और क्लास को लेकर नहीं होता कभी कभी सिलेक्शन। ठीक है, 11 का आंसर बताना है कौन सा सही है, सही बताना है आपको, इनमें से कौन सा सही लिखा हुआ है। चलिए तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे आप। ठीक है, 11 का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, अनुग्रहित होता है। कभी कभी मात्रा में छोटी का मात्रा लगा देता है, उसको ध्यान देना, और ये ऋणी का मात्रा लगेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं, आपका पूछा 12 नंबर कौन सा अशुद्ध वर्तनी है। अशुद्ध आपको बताना है, अशुद्ध वर्तनी बताना है दोस्त, कौन सा अशुद्ध वर्तनी है। चलिए आंसर्स बताना, 12 का आंसर्स बताना है क्या हो जाएगा, तो 12 के आंसर्स आप टिक कर चुके होंगे। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है भाई कि 13 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध रूप बताना है कौन सा सही लिखा है। ठीक है, 13 का आंसर्स बताना, तो 13 के आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। ठीक है, ये वाला वंदना सही है। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा भाई, ये वाला गलत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसका आंसर्स बताना है, 15 का आंसर्स बताना है, इनमें से कौन सा है। ठीक है, 15 निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको चयन करना है। 15 का आंसर्स बताना है माय डियर क्या हो जाएगा। ठीक है, 15 का आंसर्स क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं कि हिमालय, 16 नंबर है कि हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती है, तो इसमें उत्तुंग है वो कौन सा सही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए 16 का आंसर्स बताना है, तो 16 का आंसर्स क्या हो जाएगा माय डियर, 16 का आंसर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है 17 का, इसमें शुद्ध वर्तनी 17 में बताना है। चलिए आंसर से बताना है। ठीक है, 17 के आंसर से बताना माय डियर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर, तो जो अछोड़ी है ये आपका सही लिखा हुआ है, अछोड़ी जो है ये आपका सही लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पर। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है कि इसमें शुद्ध वर्तनी बताना। 18 में भी क्या करना है, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, सॉरी शुद्ध नहीं अशुद्ध वर्तनी बताना है। 18 में आपको अशुद्ध वर्तनी बताना है दोस्त की कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए 18 का आंसर बताना है दोस्त कि 18 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो बी ऑप्शन हो जाएगा, निरपराध होता है, ये मात्रा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है ये गलत लिखा है क्योंकि अशुद्ध पूछा गया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्त। चलिए अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी, आपसे पूछा गया है कि कौन सा, 19 का आंसर बताना है। वर्तनी आपके बहुत ज़्यादा गलत जा रहे हैं तो वर्तनी को शुद्ध करना होगा दोस्त। ठीक है, 19 का आंसर बताना है। चलिए
19 का आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो 19 का आंसर आपका क्या हो जाएगा माय डियर, कौन सा शब्द चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। चलिए, तो आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। क्या हो जाएगा 19 का माय डियर, 19 का ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा अंत्याक्षरी। ठीक है, अंत्याक्षरी हो जाएगा। ठीक है, आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं 20 नंबर, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, किस वर्त का इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है। 20 में भी क्या है, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। ठीक है, चलिए, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अत्यधिक होता है। ठीक है, अत्यधिक होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। 20 का क्या हो जाएगा माय डियर, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं 21 का आंसर से बताना है। ठीक है, 21 का आंसर से बताना है कौन सा शुद्ध वर्तनी है। इससे पहले इसको मैं बता चुका हूं। ठीक है, शुद्ध वर्तनी बताना है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अनधिकार होता है, मात्रा अना वाला नहीं होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का। ठीक है, आगे बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न पर। चलिए, 22 में आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी बताना है। सॉरी, 22 नंबर क्वेश्चंस में आपको अशुद्ध वर्तनी बताना है। इनमें से कौन सा अशुद्ध वर्तनी है, 22 का आंसर बताना है। चलिए, अशुद्ध वर्तनी के बारे में बताना है। चलिए, आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। 22 का आंसर क्या हो जाएगा माय डियर, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। चलिए, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है माय डियर। 23 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो 23 का आंसर हो जाएगा भाई, द्वारका होता है। द्वारिका नहीं होता, री का मात्रा नहीं हो, ई का मात्रा नहीं होगा, द्वारका होता है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे है 24 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है, शुद्ध वर्तनी आपको चयन करना है। चलिए, शुद्ध वर्तनी आपको चयन करना है। 24 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है माय डियर। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, अधीन हो जाएगा। ठीक है, एक केवल आ होगा, बड़ा आ नहीं होता है। इनमें से 25 का आंसर बताना है माय डियर कि अनाधिकृत कौन सा सही लिखा है। ठीक है, चलिए, 25 का आंसर बताना, और 25 का क्या हो जाएगा, ठीक है, अनधिकृत होता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न पर कि मोटे छापे शब्दों की वर्तनी। ठीक है, चलिए, 26 का आंसर बताना है। तो 26 का आंसर ए हो जाएगा भाई, अत्यधिक होता है, अत्याधिक नहीं होता। आगे बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न पे। तो आज के लिए इसमें 26 ही प्रश्न। आगे बात करते हैं अगले टॉपिक पर। दोस्त, मैं बता दूं, जितने क्वेश्चन मैं आपको लगभग 70 से 80 क्वेश्चन से ऊपर करा चुका हूँ। 70 क्वेश्चन को कराने के लिए आपको लगभग 5 घंटे की क्लास देते हैं दोस्त। ठीक है, यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ बहुत लंबे लंबे क्लास होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ दोस्त, अब आपके पास मॉक टेस्ट का ही समय है। आपके पास इतना समय नहीं कि चीज़ को क्लियर कीजिए, बस हाँ जहाँ फंसी है उसको जाकर यूट्यूब पर आप थ्योरी को देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद टॉपिक वाइज वीडियो भी आपको डाल दी जाएगी, यानी हर एक टॉपिक से 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक से 60 क्वेश्चन और टॉपिक वाइज वीडियो डाली जाएगी। 15-15, 20-20 मिनट की टॉपिक वाइज वीडियो होगी। ठीक है, तो उसको भी आपको देखना, और ये क्वेश्चंस नहीं होंगे, दूसरी किताब आपको फिर कॉम्बो पैक दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा संधि का शुरू हुआ। तन्मय का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है। तन्मय का संधि विच्छेद आपको बताना है। चलिए, ठीक है, 1 नंबर प्रश्न से शुरू होते हैं। तन्मय का संधि विच्छेद आपको बताना है दोस्त। ठीक है, कि तन्मय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो तत् प्लस में हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया भाई कि गुण संधि प्रयुक्त हुई है, यानी किसमें गुण संधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए, गुण संधि का प्रयोग किसमें किया गया, आपसे यही पूछा गया है। ठीक है, जो एक मात्रा दिख जाए वही गुण संधि होता है। आपका बी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि सही है। ठीक है, किसका जो संधि विच्छेद है वो सही तरीके से लिखा हुआ है। चलिए, 3 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है, क्या हो जाएगा, 1-1। ठीक है, 1-1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन से ज्यादा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं चौथे प्रश्न पर। चलिए, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का आपको क्या बताना है माय डियर। ठीक है, संधि विच्छेद बताना है। चौथे क्वेश्चन की बात की जा रही है कि सच्चिदानंद का संधि विच्छेद बताना है। तो क्या हो जाएगा भाई, सत प्लस चित्त प्लस आनंद हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की कि बीरोदारी का संधि विच्छेद कौन सा है। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, और इसका आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। चलिए, ठीक है, जबरदस्त प्रश्न है और आंसर बताना है मेरे दोस्त। ठीक है,
तो आशा करता हूं कि पांचवें का आंसर कर चुके होंगे। ठीक है, वीर प्लस औदर्य हो जाएगा, वीर प्लस औदर्य हो जाएगा, ये ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं विश्वामित्र का सही ठीक है निम्नलिखित में से संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, जबरदस्त प्रश्न और आंसर्स बताना है, क्या हो जाएगा माय डियर। ठीक है, चलिए विश्वामित्र का संधि विच्छेद बताना है। चलिए, तो आशा करता हूं कि छठे का आंसर से टिक कर चुके होंगे। छठे का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विश्व प्लस आमित्र होता है। विश्वामित्र का क्या होता है, विश्व प्लस आमित्र होता है। दोस्त ये आपकी दीर्घ संधि और आ बनने के लिए इधर भी आ होना चाहिए, इधर भी आना चाहिए। इधर ई हो गया इसलिए ये नहीं होगा, इधर भी ई हो गया इसलिए नहीं होगा, इधर भी ई हो गया इसलिए नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि स्वागतम में कौन सी संधि है। ठीक है, स्वागतम में कौन सी संधि है, सातवें का आंसर से बताना है। तो सातवें का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, या वा और ठीक है इसके आगे अगर आधा शब्द आता है तो आपका क्या हो जाता है मेरे दोस्त, यण संधि हो जाती है। आगे बात करते हैं ठीक है 8 नंबर प्रश्न का कि निरुत्तर का ठीक है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। निरुत्तर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आपसे यही पूछा है। ठीक है, तो निह प्लस उत्तर हो जाएगा आपका, निह प्लस उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपका 8वें का आंसर क्या हो जाएगा, तो 8वें का आंसर डी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन से आपका उत प्लस हार के योग से बनने वाला शब्द क्या बनेगा। उत प्लस हार, उत प्लस हार से क्या बनेगा आपका। ठीक है, तो डी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। ये कावा दे दिया कोई मतलब नहीं है, डी ऑप्शन से उद्धार बनेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। यथार्थ में कौन सी संधि है। ठीक है, यथार्थ में कौन सी संधि है आपको बताना है माय डियर। यथार्थ में संधि कौन सी प्रयुक्त हुई है ये आपको बताना है दोस्त। ठीक है, चलिए जबरदस्त प्रश्न है, 10वें का आंसर से बताना है। तो भाई ये एक मात्रा दिख रही है ना, दीर्घ संधि हो जाएगी, यथा प्लस अर्थ। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, देखिए संधि आप रट के जाते हैं और कभी कभी आपको ऐसे ही फंसा देता है। 11 नंबर की आ और ई के मिलने से ए स्वर बनता है, ये किस में होता है, तो ये गुण संधि में होता है। आपका सी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। तथेव में आपको संधि विच्छेद, तो तथा धन एव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तथा धन एव। और ऐसा कहाँ दिख रहा है, तथा धन एव जो है ये दोनों जगह, ऐसे वाला दिख रहा है और ऐसे वाला दिख रहा है। इसमें 12 का आंसर बताना मेरे दोस्त, 12 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि पितृ प्लस आज्ञा सही संधि विच्छेद, इसका क्या हो जाएगा, तो पितृ प्लस आज्ञा हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए 13 का आंसर से बताना है और 13 का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, पितृ प्लस आज्ञा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला है 14 नंबर प्रश्न का आंसर से बताना है कि 14 का आंसर क्या हो जाएगा माय डियर। जबरदस्त प्रश्न और 14 का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बही प्लस कार हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न की महोर्मी का संधि विच्छेद आपको बताना है। महोर्मी का संधि विच्छेद आपको बताना है। चलिए जबरदस्त प्रश्न है, 15 का आंसर बताना है दोस्त, 15 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सी ऑप्शन महा प्लस उर्मी हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया 16 नंबर की ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। इसके बीच में प्लस लगा है, उसके बाद परेशान नहीं होना, प्लस शम में लगा हुआ तो बताना है। ठीक है, ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 16 का आंसर से पूछा गया तो भाई ऋकु प्लस वेद हो जाएगा, ऋकु प्लस वेद हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन से सीधा करेक्ट आंसर। दिग्गज का संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, तो दिक प्लस गज हो जाएगा, दिक प्लस गज हो जाएगा क्या। ठीक है, 17 का आंसर से बताना, तो 17 का आंसर बी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी में आपको संधि विच्छेद बताना है। लघुर्मी में संधि बताना है कि लघुर्मी में कौन सी संधि हो जाएगी। 18 का आंसर से बताना माय डियर, बी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। देखिए अगर पूरे टॉपिक को करके जा रहे हैं ना दोस्त, कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, इसकी गारंटी है। चलिए आगे बात करते हैं अत्यधिक में, तो अति प्लस अधिक कहीं दिख रहा होगा। ठीक है, बी ऑप्शन से द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पे। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है भाई किसका, ठीक है, आपको जो सही संधि विच्छेद वाला है। ठीक है, चलिए उल्लास का आपको बताना है कि संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा। 20 का आंसर बताना है और 20 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, उत प्लस लास हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन का बताना है कि परमार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। 21 का आंसर से बताना है, आशा करता हूं आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। प्रम प्लस अर्थ हो जाएगा, प्रम प्लस अर्थ हो जाएगा परमार्थ। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन से 22 नंबर प्रश्न की प्रति प्लस आघात का, ठीक है, संधि रूप क्या हो जाएगा। तो भैया ये जब
ई और आ मिलता है तो आधा या सॉरी, अगर आपका ई और आ मिलता है तो या बनता है और इसी में या दिख रहा है तो प्रत्याघात हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। गीतांजलि का संधि विच्छेद बताना है, गीतांजलि का संधि विच्छेद बताना है, गीतांजलि, गीतांजलि का संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, जबरदस्त प्रश्न है और आंसर्स आपको बताना है माय डियर। ठीक है, चलिए 23 का आंसर्स बताना है। 23 का आंसर्स क्या हो जाएगा, टी ऑप्शन हो जाएगा, गीत प्लस अंजल हो जाएगा, गीत प्लस अंजल गीतांजलि। आगे बात करते हैं 24 नंबर की संधि की कितने भेद होते हैं, स्वर संधि। ठीक है, इसके बाद व्यंजन और विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए, निर्धन में आपको संधि बताना है तो निधन। ठीक है, नि प्लस धन हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। निर्धन में कौन सी संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। अब इसके बाद आपके हम 26 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है, निष्कलंक। ठीक है, निष्कलंक, निष्कलंक तो इसका निष्कलंक बन जाएगा। और निष्कलंक कौन सा सही लिखा है ये आपको बताना। 26 का आंसर, तो 26 का आंसर माय डियर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर, निष्कलंक हो जाएगा। आगे बात करते हैं निरीह, तो निह प्लस री या निह प्लस ई, संधि विच्छेद बताना है निरीह का। 27 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महोत्सव का संधि विच्छेद बताना है, महोत्सव का संधि विच्छेद तो महाधन उत्सव हो जाएगा, बी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। 28 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन से सीधा करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर, सदैव में कौन सी संधि है, तो सदैव में वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल इसमें 30 प्रश्न आपके थे, 29 प्रश्न थे। आगे बात करते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए दोस्त, अगला जो टॉपिक आपका शुरू होता है वो उपसर्ग और प्रत्यय शुरू होता है। क्या शुरू होता है मेरे दोस्त, उपसर्ग और प्रत्यय शुरू होता है। और इससे भी केवल 30 क्वेश्चंस लिए गए और 30 सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि पेपरों में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं मेरे दोस्त। क्या पूछा गया, तो 30 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो 30 नंबर प्रश्न में क्या पूछा, सॉरी ठीक है, 1 नंबर प्रश्न में उपसर्ग पूछा गया कि निर उपसर्ग किसमें प्रयुक्त नहीं हुआ है, निर उपसर्ग किसमें प्रयुक्त नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस का आंसर्स बताना है। ठीक है, जबरदस्त प्रश्न है, तो 1 का आंसर बताना और 1 का आंसर क्या हो जाएगा भाई। ठीक है, बी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निराला में निर उपसर्ग नहीं लगता है, निह प्लस आला, निराला। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात की जा रही है कि स्वागत में, ठीक है, निम्नलिखित में ऐसे कौन सा उपसर्ग लगता है। ठीक है, स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगता है, चलिए बिल्कुल आंसर्स बताना है दूसरे का, तो दूसरे का हो जाएगा सु, सु प्लस आगत। ठीक है, सु प्लस आगत लगता है ना, तो ये ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। तीसरे प्रश्न की बात की जा रही है कि आउ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किसमें आउ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए जबरदस्त क्वेश्चन है और आंसर बताना है। ठीक है, चलिए तीसरे का आंसर से बताना, जबरदस्त प्रश्न है, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। व्यक्ति में अव्यक्ति लग गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, चौथे प्रश्न का आंसर बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, चलिए जबरदस्त प्रश्न है और आंसर बताना है। ठीक है, चलिए दोस्त आंसर्स बताना है आपको कि क्या हो जाएगा। चौथे का आंसर्स बताना है, चौथे का आंसर हो जाएगा भैया नकटा। नकटा में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, नकटा में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, तो चौथे का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से। बाकी सभी में समकल्प होता है, इसमें राज में हम लग गया है, पर्यटन में क्या लग गया है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। पुरोहित में आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। ठीक है, पुरोहित। चलिए जबरदस्त प्रश्न और आंसर से बताना है। ठीक है, 5वें का आंसर से कि पुरोहित में उपसर्ग क्या है, 5वें का आंसर से बताना। पुरोहित में उपसर्ग तो पुरः प्लस ओहित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए
पावक में आपको प्रयुक्त प्रत्यय बताना है कि पावक में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पावक में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। चलिए छठे का आंसर बताना कि पावक में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, छठे का आंसर तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। सातवें की बात की जा रही है, सातवां क्वेश्चन है कि इन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इनमें से किसमें इन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, इन प्रत्यय का किसमें प्रयोग किया गया, सातवें का आंसर बताना। तो भैया कुल प्लस इन बराबर कुलीन। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, कुलीन में प्रयोग किया गया, इसमें आइन का प्रयोग किया गया, इसमें आइन का, इसमें आइन का, नाइन। ठीक है, तो सब में आइन का प्रयोग, लेकिन इसमें किसका प्रयोग किया गया, इनका प्रयोग किया गया है। आगे बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से इक प्रत्यय लगाने से इनमें से कौन सा पद सही नहीं है, यानी कौन सा पद जो है वो सही नहीं बन पाया है। ठीक है, चलिए जबरदस्त प्रश्न है और आंसर बताना है। आठवें का आंसर से बताना है, तो आठवें का क्या हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। आठवें का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पक्ष प्लस इक इन्होंने लगा दिया। ठीक है, पक्षिक हो गया, पक्षिक कोई शब्द नहीं होता। आगे बात करते हैं। ठीक है, नौवें क्वेश्चन की पक्षिक हो गया, तो पक्षिक कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रत्यय से हुई है, किसकी रचना प्रत्यय से हुई है। ठीक है, चलिए जबरदस्त प्रश्न है और आंसर्स बताना है। नौवें का आंसर्स बताना है, क्या हो जाएगा माय डियर, डी ऑप्शन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, किसी की भी नहीं हुई है, प्रत्यय किसी में भी नहीं लगा हुआ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 10वें क्वेश्चन की बात की जा रही है, उपसर्ग रहित है, उपसर्ग का जिसमें प्रयोग नहीं किया गया वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए आंसर्स आपको बताना है कि किसमें आपके उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, आंसर्स आपको बताना 10वें का, तो 10वें का टिक कर चुके होंगे। आंसर्स क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन, सुरेश में नहीं किया गया, इसमें देश था बी लगा दिया गया, इसमें अधिक था अत्य लगा दिया गया, इसमें योग था सु लगा दिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि कृदित प्रत्यय से निम्नलिखित में से शब्दों के साथ जुड़ते हैं। जो कृदित प्रत्यय होते हैं ये किसके साथ जुड़ते हैं, 11 के आंसर्स बताना है, तो ये आपके क्रिया के साथ जुड़ते हैं। जो कृदंत प्रत्यय होते हैं किसके साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। आगे बात करते हैं अतएव में, ठीक है, उपसर्ग है। ठीक है, अतएव में उपसर्ग है। जबरदस्त प्रश्न है, 12वें का आंसर बताना है और 12 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि आपका 13 नंबर प्रश्न पूछा, ला प्रत्यय, ला प्रत्यय के रूप में नहीं आया है, किसमें आपके ला प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, चलिए जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स आपको बताना है। ठीक है, जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स आपको बताना है। 13 का आंसर्स बताना, तो 13 का आंसर्स क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, विमल में, किसमें, विमल में प्रयोग नहीं किया गया है। विमल में मृदुल में मृद था, ला लगा दिया, रोम था, ला लगा दिया गया, कुश था, ला लगा दिया। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि इन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, किसमें आपके इन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो पुजारी था और इन लगा दिया, पुजारिन हो गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन। 14 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 14 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। 16 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। 16 नंबर पूछा कि अत्याचार में शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग बताना है, तो आप कहेंगे अति प्लस आचार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 16 का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 16 का क्या हो जाएगा, ठीक है, अत्याचार में आपको उपसर्ग बताना माय डियर। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 17 का कि कु उपसर्ग नहीं है, किसमें कु उपसर्ग नहीं है। जबरदस्त आंसर आपको बताना है। ठीक है, कि किसमें कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। तो कुशल में आपके कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। कु उपसर्ग का किसमें प्रयोग नहीं किया गया, तो कुशल में। ठीक है, कुकर्म कर्म था, कु लगा दिया, चाल था, कु लगा दिया, रूप था, कु लगा दिया।
दिया गया। ठीक है, तो कुशल में आपके ठीक है कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। 17 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला 18 नंबर, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। ठीक है, तो जादू था बीच में लग गया गर, और गर होता है प्रत्यय जो पीछे लगता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 18 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से शब्द नहीं बना है, जो उपसर्ग से नहीं बना है। ठीक है, तो जन्म में पुना लगा है। ठीक है, धर्म में आपका क्या लगा, कु लगा है। ठीक है, जीवन में आ लगा है, और दिखावा में कुछ भी नहीं लगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न। दिए निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से दिए गए जिनमें से एक शब्द दिए गए सही तद्भव रूप है, यानी कौन सा तद्भव है, इसमें आपको तो काज हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न का आंसर से बताना है माय डियर। 20 का आंसर से क्या हो जाएगा। ठीक है, 20 का आंसर डी ऑप्शन से द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं कि बैठक में प्रत्यय बताना है। बैठक में प्रत्यय बताना है, बैठक में प्रत्यय बताना है। किसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन से द करेक्ट आंसर, यानी अक प्रत्यय हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, अगला क्वेश्चन से आपका पूछा कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग हो जाएगा। आगे बात करते हैं, खिलौना मूल शब्द है। खिलौना का जो मूल शब्द है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, 23 का आंसर बताना, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, खेल। खेल से बना खिलौना, खेल से बना खिलौना। 23 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं 24 में, लिखावट में प्रत्यय बताना है आपको, तो आवट हो जाएगा। लिखावट में क्या प्रत्यय हो जाएगा, आवट हो जाएगा। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं कि अनुपसर्ग से बना जो शब्द है, अनुपसर्ग से कौन सा आपका बना है, तो भैया चर शब्द था, अनु लग गया। चर शब्द सा अनु लग गया, यानी 25 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए, ठीक है, 26 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। सम उपसर्ग का से बना शब्द है, सम उपसर्ग से बना शब्द है, आपको बताना है। चलिए, 26 का आंसर आपका ए ही हो जाएगा, सम प्लस यू। तो इससे 26 प्रश्न थे। अगला टॉपिक तत्सम तद्भव है। चलिए, अगला टॉपिक आपका समास का आ चुका है दोस्त, और मैं बता चुका हूं आपके लगभग 5 से 6 टॉपिक क्लियर करे जा चुके हैं। ठीक है, और मात्र कितने, 1 घंटे भी नहीं, 40 मिनट में हमने, और अगली वीडियो यानी 2 वीडियो चलिए बनाऊंगा जिससे आपकी पूरी हिंदी कवर हो सकेगी। आगे बात करते हैं नवरत्न शब्द निम्नलिखित में से समास। नवरत्न में आपका क्या हो जाएगा भाई, तो द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि किसकी बात की जा रही है, अंक की बात की जा रही है, द्विगु हो जाएगा कहेंगे। ठीक है, चलिए बताना माय डियर, नवरत्न में क्या हो जाएगा आपका, द्विगु समास हो जाएगा। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में कौन सा समास है आपका। ठीक है, चंद्रशेखर में आपको समास बताना है, तो चंद्रशेखर में क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, बहुब्री समास। चंद्र जिसके चंद्र में क्या है, शेखर विराजमान। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भगवान शंकर की बात की जा रही है, तो आपका बी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर, सॉरी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। यथा रुचि, यथा रुचि में आपको समास है, तो कहीं भी अगर आप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो उसमें आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले पर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आपका पूछा है चौथा, ठीक है, कि निम्नलिखित में से बहुब्री समास का उदाहरण है, बहुब्री समास का उदाहरण है। ठीक है, चलिए, लंबोदर, रुपया पैसा, निधड़क या पुरुष। जबरदस्त है, चौथे का आंसर से बताना है, तो बी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश भगवान। ठीक है, आगे बात करते हैं 5वें पर, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, अव्ययी भाव का ठीक है उदाहरण है। चलिए, 5वें का आंसर बता रहा है, चलिए आंसर बता रहा है, चलिए आंसर से बताना है 5वें का। तो यहां पर जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, चलिए 5वें का आंसर से बताना है भाई, सी ऑप्शन से द करेक्ट आंसर, समयानुसार हो जाएगा। ठीक है, समयानुसार। ठीक है, चलिए समय के अनुसार। आगे बात करते हैं, अगला 6ठा नंबर प्रश्न है, पाठशाला में कौन सा समास प्रयुक्त है, पाठशाला। ठीक है, पढ़ने के लिए शाला जो है उसे पाठशाला कहा जाता है। ठीक है, 6ठे का आंसर से बताना, तो 6ठे का सी ऑप्शन से द करेक्ट आंसर, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा।
सातवें का आंसर बताना है नेत्रहीन। नेत्रहीन में आपको समास बताना है, ठीक है, नेत्रहीन में समास बताना है माय डियर। सातवें का आंसर बताना है, सातवें का आंसर क्या हो जाएगा, नेत्रहीन में कौन सा समास हो जाएगा, नेत्रहीन में कौन सा समास हो जाएगा, तो नेत्र से हीन यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। आठवें की बात की जा रही है, दीनानाथ में कौन सा समास है, दीनानाथ में कौन सा समास है माय डियर, तो दीनानाथ में कौन सा समास है, ठीक है। चलिए, तो कर्मधाराई समास है दीन में, ठीक है, जो दीन का अनाथ है, ठीक है, यानी आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा आठवें का। नौवां क्वेश्चन आपका विशेषण और विशेष के योग से आपका कौन सा समास बनता है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा कर्मधाराई समास से, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पीतांबर में आपको 10वें क्वेश्चन की बात की जा रही है, पीतांबर में आपको समास बताना है। पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण भगवान की बात की जा रही है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा क्या, ठीक है। 10वें का आंसर बताना है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा, ठीक है, होता है, दोनों पद जो है वो अप्रधान होते हैं। 11 के आंसर से बताना है, ठीक है। तो जब दोनों पद प्रधान होंगे, अप्रधान होंगे, तो कोई तीसरा पद प्रधान होगा, ठीक है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। गगन चुंबी यानी गगन को चूमने वाला में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले पर। त्रिफला शब्द में कौन सा समास है, त्रिफला शब्द में कौन सा समास है, 13 नंबर प्रश्न के आंसर से बताना, त्रिफला में कौन सा समास है, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा द्विगु समास। अगले बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न है चक्रपाणी। चक्रपाणी में कौन सा समास है माय डियर, आपको बताना है, चक्रपाणी 14 नंबर प्रश्न है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा चक्रपाणी। आगे बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न है देशभक्ति, ठीक है, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, 15 का आंसर बताना है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, तत्पुरुष समास, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अब बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न की माय डियर, गौशाला में कौन सा समास है, गौशाला में कौन सा समास है, तो गायों के लिए शाला यानी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है 17 नंबर, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता, 17 का आंसर बताना है, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी बहुब्रीहि समास में। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न है, ठीक है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है, ठीक है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है, ठीक है। चलिए, जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है। चलिए, 18 का आंसर से बताना, और 18 का आंसर हो जाएगा मधुमक्खी, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है, 19 नंबर प्रश्न का आंसर से बताना है कि क्या हो जाएगा, 19 का आंसर से बताना क्या हो जाएगा, तो 19 का हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि घास फूस में कौन सा समास है, घास फूस में कौन सा समास है, आपसे पूछा गया है, जबरदस्त प्रश्न है। और 20 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 20 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे बात करते हैं 21 नंबर, परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर में कौन सा समास है, ठीक है, परमेश्वर में कौन सा समास है, 21 का आंसर से बताना है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कर्मधाराय समास हो जाएगा। दशानन में कौन सा समास है, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण की बात की जा रही है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बहुब्रीहि समास। आगे बात करते हैं, ठीक है, 23, 24 और 25 के बारे में, तो 25 ही क्वेश्चन आपके समास के कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जिन सब समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तो ऐसा द्वंद्व समास होता है, ठीक है, द्वंद्व समास होता है। आगे बात करते हैं कि प्रतिसंग किस समास का उदाहरण है, प्रातिसंग की बात की जा रही है, ठीक है। 24 का आंसर बताना है, तो 24 का आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव, कहीं भी उपसर्ग दिखे वो आपका हो जाएगा। सद्भावना में कौन सा समास है, सद्भावना में कौन सा समास है, 25 का आंसर बताना है, तो 25 का सी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर, ठीक है, कर्मधाराय समास हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मैंने कहा 2 वीडियो में आपकी पूरी हिंदी कवर करने वाली है। दोस्त देखिए, अभी तक जितने टॉपिक थे ये क्या हुआ था, इसको बहुत फास्ट कराने वाली टॉपिक थी, यानी इसमें आपको क्या था, अगर आता है तो कर पाएंगे, लेकिन इसके बाद आपको क्या हो जाएगा, काल का टॉपिक है, इसके बाद आपके क्रिया के टॉपिक है, इसके बाद आपके संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य,
ये सारे टॉपिक है जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा, यानी आपको थ्योरी तो कराई जाएगी, साथ ही में आपको कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। नहीं तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो संयुक्त वाक्य, मिक्स्ड वाक्य आप नहीं जान पाएंगे। काल में आपके जैसे आपका भूतकाल का है या भविष्य काल का है या आपका पूर्ण वर्तमान काल का है, तो ये आपको जब चीज़ें क्या की जाएंगी, पूरी तरीके से बताई जाएंगी, तभी समझ पाओगे। साथ ही में आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो विलोम और ये सब रटने वाली चीज़ें, लेकिन इसके बाद जो चीज़ें टॉपिक हैं वो आपको साहित्य हुआ, साहित्य में आपको समझना है, रस हुआ उसमें आपको समझना है, दोहा हुआ आपको समझना है, अलंकार हुआ उसको आपको समझना है। तो जो समझने वाली टॉपिक होगी उसको आपको दूसरे वीडियो में कराई जाएगी। तो आज के लिए इतना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।